कितना रहा इसका आंसर? यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी 2k लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 4 डिवाइड बाय में आर की वैल्यू 2 यानी कि 4k, और इसकी वजह से क्या होगी, इधर ही होगी, यानी कि 2 इंटू में 12 इंटू के बाय में आर की वैल्यू 4 2 6, यानी कि 4k प्लस 4k कितनी आ जाएगी 8k, नेट आ जाएगी आपके पास 8k। इसमें कितनी आ जाएगी? सिक्स के, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर, वो कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा की वैल्यू 4 डिवाइड में आर की वैल्यू 2, तो यानी कि 4k, और इसकी वजह से 2 इंटू में k इंटू में 2 डिवाइड बाई 2, ये कितनी आ जाएगी 2k, नेट आ जाएगी 4k राइट डायरेक्शन में। इसकी वजह से इधर होगी 2k लैम्डा की वैल्यू 4 डिवाइड बाय में आर की वैल्यू 2, तो 4k इधर, यानी कि 4k, ये तो इसकी वजह से कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा की वैल्यू 2 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 2k, और ये भी इधर ही होगी, तो नेट कितनी हो जाएगी 6k। नहीं, मैंने 4 इसका 2 इसका 6k बोला था। इसमें कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पे? जीरो आ रही है। इसकी वजह से क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी कितनी 2k की वैल्यू k इंटू लेमडा 12 डिवाइड बाय में आर की वैल्यू 6, यानी कि 4 क्या देगी ये, तो इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या होगी, इधर होगी 2k लेमडा की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि आ जाएगी 4k, नेट कितनी आ जाएगी 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती होलोस्फीयर के केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री बनाते हैं हमेशा। क्या पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन कितना होगा, जब लाइन पड़ती है तो सरफेस के साथ एंगल कितना बनाती है, वो 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर पड़ती है सरफेस के ऊपर। ये पूछा जा चुका कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उस केस में आपको ये देखना है कि एंगल 90 डिग्री किस केस में बन रहा है। तो यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज अगर होलोस्फीयर है तो उसके सेंटर पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, तो सेंटर पे और इनसाइड के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। होलोस्फीयर अगर दे दिया तो 4 जगह पे पूछता है, तो सेंटर पे और इनसाइड हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चाहे यहाँ पूछ ले, यहाँ कितनी होगी, वो 0 के बराबर। सरफेस पे कितनी हो जाएगी k/r, इस पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो तो r डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी k/r, और आउटसाइड कितनी हो जाएगी k/r में स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल आर वेरिएबल है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर वेरिएबल है, कैपिटल आर फिक्स है रेडियस, इसीलिए इसका ग्राफ भी बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर से लेके r = 0 से लेके सरफेस तक 0 रहती है, जस्ट सरफेस पे क्या हो जाती है k/r², और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, r² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, r² के। तो ग्राफ ऐसा ही बनता है उसका। तो यानी कि ये किसका ग्राफ हो गया, E वर्सेस R का ग्राफ होता है, पहले ऐसे फिर ऊपर एकदम और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये इन्फिनिटी पे टच करेगा क्योंकि आर की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी, तो इसलिए टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट टच पे टच करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था। P1 पे 0, ठीक है।
P1 पे तो कितनी आ जाएगी, इसकी वजह से अगर देखोगे इसके सेंटर पे 0 होगी, ये भी क्या इसके सेंटर पे तो 0 हो जाएगी, यानी कि इसके देखोगे तो सेंटर पे, इसको भूल जाओ, इसके भी क्या है अंदर ही सेंटर पे, तो क्या हो जाएगी 0। अब P2 जो है इसके तो सरफेस पे है, तो कितनी आ जाएगी K इंटू में 2 डिवाइड बाय में R2 का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी K/2, और इसकी क्या है इनसाइड है, तो कितनी आ जाएगी K/2 ही आ जाएगी। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा K/2। अब P3 पे इसके क्या ये बाहर है और इसके क्या है अंदर, अब बाहर वाले की वजह से तो 0 होगी, अंदर वाले की वजह से K इंटू में, और ये ठीक मिड में मिलेगा, अगर नहीं गिवन तो ठीक बीच में होगा, तो K2 डिवाइड बाय में R की वैल्यू क्या होगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 2K/9। थर्ड का क्या आ जाएगा 2K/9। अब पूछेगा इसमें किस पे, P4 पे, तो इसके भी बाहर हो गया, इसके तो आउटसाइड हो गया अंदर वाले के, तो कितनी आ जाएगी K इंटू में 2 डिवाइड बाय में R की वैल्यू 4 का स्क्वायर, प्लस इसमें कितनी आ जाएगी प्लस का K इंटू में माइनस का ले लो चार्ज, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो आप, या फिर नेट चार्ज देख लो कितना हो जाएगा, -2 का चार्ज हो गया नेट, तो कितनी आ जाएगी आपके पास K इंटू में -2 इंटू डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, कितने आ जाएगी आपके पास K माइनस K/8 आ जाएगा। माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, डायरेक्शन क्या होगी उनकी, रेडियली इनवर्ड होगी। मैम अगर हम इसका नेट कर लें तो वो चार्ज कौन सी सरफेस पे फैला हुआ है, बाहर, क्योंकि उस पे ज्यादा था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है, वरना तो 2 इस पे है 4 बाहर वाले पे है, ये तो तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से अलग से देखोगे, इसकी वजह से अलग से देखोगे, आना आंसर वही है। अब सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो यानी कि अगर एक सॉलिड स्फीयर दे दिया तो उस केस में सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो जाएगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगी हर जगह, यूनिफॉर्मली अगर चार्ज फैला हुआ है तो सेंटर पे तो क्या हो जाएगी 0। सरफेस पे इस पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो, तो K/बाय में क्या आ जाएगी कैपिटल R स्क्वायर, और आउटसाइड क्या आ जाएगी K/बाय में स्मॉल r स्क्वायर। इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, वो होती है K/बाय कैपिटल R का स्क्वायर इंटू में स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R, यानी कि K/बाय में स्मॉल r डिवाइड बाय में क्या होगा कैपिटल R। इनसाइड सेंटर पे 0 होती है, फिर बढ़ते 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 सरफेस पे क्या हो जाती है मैक्सिमम, फिर घटती है। होलो स्फीयर में सेंटर से लेके सरफेस तक 0 रहती है, सरफेस पे एकदम बढ़ती है और फिर घटती है, इसमें सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ती है और फिर घटती है। तो इसमें कितनी हो जाएगी, E वर्सेस R का ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके R के, सेंटर से लेके सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके R के, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके R स्क्वायर के, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू सेंटर पे 0, इनसाइड क्या हो जाएगी K/Q स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R का क्यूब, सरफेस पे K/Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, आउटसाइड कितनी हो जाएगी K/Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो एक होती है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय लेंथ, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी कूलम पर मीटर, और डायमेंशन निकालोगे तो चार्ज की डायमेंशन होती है AT और लेंथ की क्या हो जाएगी L, तो A1 T1 और L-1। सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो A की पावर AT L की पावर -2। इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, तो AT L की पावर -3 C बाय में मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी तो रोड होगी या फिर वायर होगी, उसके केस में देगा आपको, या रिंग होगी। अगर सरफेस सीट दे दी एक आपको, तो क्या देगी उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, क्योंकि चार्ज उसके एरिया में फैला होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी इसका 3dV और ये क्या इसका 2dV। ये ध्यान रखो कि सीट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे कहीं पे पूछ ले, चाहे इस केस में यहाँ पूछ ले, 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 R पे डिपेंड ही नहीं करती। और एक यूनिफॉर्मली चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब गैप इक्वल होगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं। ड्यू टू इनफाइनाइट सीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर डिपेंड्स ऑन R पे डिपेंड नहीं करती कि अगर बोल दिया एक यूनिफॉर्म चार्ज सीट है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मीटर पे तो इतनी है, 4 मीटर पे बताओ सेम ही रहेगी।
वैल्यू कितनी होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए पुट कर देंगे तो क्यू बाय में 2 ए एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ जाएगी आपके पास। तो यानी कि अगर इस ये 2dV हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू बाय में 2 ए एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट की वजह से। और इनफाइनाइट सीट को ही पूछेगी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है, आप कह सकते हो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कितनी होती हैं, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैल्यू वही होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू बाय में 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसमें बता दो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड P1 P2 और P3 पे। P1 पे 0, P1 पे कितनी आ जाएगी, इसकी वजह से इधर होगी और इसकी वजह से इधर, तो ये तो 0 ही आ जाएगी, R पे तो डिपेंड ही नहीं करती। P2 पे क्या आ जाएगी, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो ये क्या आ जाएगी सिग्मा बाय में 2 ए एप्सिलॉन नॉट, तो इनटू में क्या कर दोगे 2, तो कितनी आ जाएगी सिग्मा बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू और ए दे रखे हैं तो क्यू बाय में कितनी आ जाएगी आपके पास, यानी कि क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। और P3 पे क्या हो जाएगी, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 0। एक होता है कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या होता है कि दो चार्ज अगर रखे हुए हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो क्या लगाते हैं एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स। अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो वो भी रिपल्सिव लगाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या लगाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक कुलम नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच का गैप r है तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के जो गैप है उसके स्क्वायर के। तो यहाँ दोनों इक्वेशन से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, q1 q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे k नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रखा है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा q1 q2 बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है k वही है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब कोई कह दे कि जो फोर्स है क्या मीडियम पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे हाँ मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वो मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ डिवाइड बाई में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अगर एयर की बात करें तो 1 होता है, वाटर की 81, वैक्स की बात करें तो 2, तो हर मटेरियल का गिवन होगा वो। फिर तो फॉर एयर के लिए तो इसको के को ही क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और के डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस, तो फोर्स भी जो होगा वो चार्जेस पे मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो F = K Q1 Q2 बाय में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर के लिए इतना हो जाएगा, वाटर के लिए इतना, और वैक्स के लिए 9 × 10⁹ डिवाइड बाय में 2। ये वैल्यू तो फिक्स है, ये जो है ये चेंज हो रहा है नीचे वाला। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1, वाटर के लिए 81, और डाइलेक्ट्रिक वैक्स के लिए कितना होता है 2। वैसे वैक्यूम के लिए होता है 1, एयर के लिए तो 1.00 कुछ समथिंग होता है। बस इतना ही है क्या, इसमें इसके क्वेश्चन जो हैं वो आप सोल्व कर लेना। मैं आपसे पूछ लूँ कुछ भी, आप बता दो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। इनफाइनाइट शीट सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, और एक आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k lambda by r into sin phi by 2 where phi is angle subtended by arc on center। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k lambda by r। ठीक है। आप बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे 0 इनसाइड 2k नहीं k q स्मॉल
R by capital R cube. और होलो स्फीयर की सरफेस पे K Q by R square. और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, K Q by R square. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Total charge by surface charge density. Total charge by total area. ठीक है।